तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे लंबे समय से चल रहे एक विद्रोह की और शांति की उस मुश्किल तलाश की जो आज तक जारी है। हम समझने की कोशिश करेंगे नागा शांति प्रक्रिया के उतार चढ़ाव को, एक ऐसी पहेली जो दशकों से भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। और यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। सोचिए, एक ऐसा संघर्ष जो 70 साल से चल रहा है वो खत्म तो हो जाता है, लेकिन शांति फिर भी नहीं आती। मतलब समझौते पर साइन तो हो गए, पर जमीन पर कुछ नहीं बदला। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है इसकी? देखिए, साल 2015 में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब भारत सरकार और NSCN-IM के बीच एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुआ। उस वक्त ऐसा लगा कि बस अब सब ठीक हो जाएगा, दशकों पुरानी ये दुश्मनी खत्म होगी और इस पहाड़ी इलाके में आखिरकार विकास का एक नया दौर शुरू होगा। लेकिन उस उम्मीद के बीच भी कुछ लोग थे जो ज्यादा आशावादी नहीं थे, जैसे पूर्वोत्तर मामलों के जानकार प्रोफेसर संजय हजारिका। उन्होंने तभी चेताया था कि यादें पुराने घावों पर बनती हैं और वो धीरे धीरे भरती हैं। मतलब उनका कहना था कि दशकों का जो दर्द है, जो डर है, उसे सिर्फ एक कागज के टुकड़े से, एक समझौते से भुला देना ये मुमकिन नहीं है। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि उनकी बात बिल्कुल सच साबित हुई। तो फिर आज हालात क्या हैं? आज हम कहाँ खड़े हैं? सीधी सी बात है, शांति प्रक्रिया एक जगह आकर थम सी गई है, एक डेडलॉक में फंसी हुई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है NSCN-IM की दो मुख्य मांगे, एक अलग नागा झंडा और एक अलग संविधान। अब ये ऐसी मांगे हैं जिन्हें भारत सरकार के लिए मानना लगभग नामुमकिन है, और बस यहीं पर आकर पूरा मामला अटक गया है। अब इस गतिरोध को, इस डेडलॉक को अगर वाकई समझना है तो हमें थोड़ा पीछे चलना होगा इतिहास में, क्योंकि ये जो पूरा नागा संघर्ष है ना, इसकी जड़ें उनके अपने अनोखे इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। तो नागा लोगों का जो सबसे बुनियादी तर्क है वो क्या है? उनका कहना है कि ऐतिहासिक रूप से वो कभी भारत का हिस्सा थे ही नहीं। उनका मानना है कि उनका ये जो आंदोलन है ये कोई अलगाववाद नहीं है, ये तो अपनी अलग पहचान, अपनी संस्कृति को बचाने का संघर्ष है। और इसीलिए उन्होंने हमेशा से किसी भी बाहरी शासन का विरोध किया है। और ये प्रतिरोध कोई नई बात नहीं है, इसका एक लंबा इतिहास है। देखिए, 1918 में नागा क्लब बना, जो पहला संगठित राजनीतिक विरोध था। फिर 1929 में उन्होंने ब्रिटिश साइमन कमीशन से कहा कि भाई हमें हमारा भविष्य खुद तय करने दो। 1946 में नागा नेशनल काउंसिल यानी NNC बनी। और फिर आया सबसे बड़ा कदम, 14 अगस्त 1947, भारत की आज़ादी से ठीक एक दिन पहले उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। जाहिर है इसके बाद विद्रोह और बढ़ा, और 1958 में भारत सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए वो विवादास्पद कानून लागू किया जिसे हम एफ्स्पा के नाम से जानते हैं। और जानते हैं, इस पूरे संघर्ष की कहानी में एक पैटर्न है, एक चीज जो बार बार दोहराई गई है, वो है टूटे हुए समझौते। मतलब समझौते तो कई बार हुए, लेकिन वो या तो टूट गए या फिर उनकी व्याख्या को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि वो बेमतलब हो गए। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है 1947 का 9 पॉइंट अग्रीमेंट। इस समझौते में नागा लोगों को अपने हिसाब से विकास करने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन इसका एक क्लॉज नंबर 9, वो विवाद की असली जड़ बन गया। कैसे? NNC ने इसका मतलब समझा कि 10 साल के बाद उन्हें पूरी आज़ादी मिल जाएगी। वहीं भारत सरकार का कहना था कि नहीं, इसका मतलब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में बदलाव करने का अधिकार है। और बस यहीं से अविश्वास की वो गहरी खाई खुदनी शुरू हो गई। कहानी आगे बढ़ी। साल आया 1975 और एक और समझौता हुआ, शिलोंग एकॉर्ड। सोचा गया कि इससे शांति आएगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। जो कट्टरपंथी नागा नेता थे, उन्होंने इस समझौते को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने मिलकर एक नया और पहले से कई ज्यादा ताकतवर विद्रोही गुट बना लिया, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN। और इसके बाद ये संघर्ष और भी ज्यादा पेचीदा हो गया। तो ये तो हुई इतिहास की बात। चलिए अब वापस आज के समय में लौटते हैं और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि आज ये गतिरोध इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। तो देखिए, सारा मसला एक शब्द पर आकर अटक जाता है, शेयर्ड सॉवरेनिटी यानी साझा संप्रभुता। दोनों पक्षों के लिए इस एक शब्द का मतलब बिल्कुल अलग है। भारत सरकार के लिए इसका मतलब है हम नागाओं के साथ शक्तियां साझा करेंगे, लेकिन भारतीय संविधान के दायरे के अंदर। मतलब स्वायत्तता मिलेगी पर देश के भीतर।
वहीं NSCN-IM का कहना है नहीं, साझा संप्रभुता का मतलब है कि भारत और नागालैंड दो अलग अलग देश जैसी इकाइयां होंगी जो आपस में संप्रभुता साझा करेंगी, और इसी का प्रतीक होगा हमारा अलग झंडा और हमारा अलग संविधान। और एक और शब्द है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वो है नागालिम। ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ आज के नागालैंड राज्य की बात हो रही है। नहीं, नागा राष्ट्रवादियों के लिए नागालिम का मतलब है उनका पूरा पैतृक इलाका, एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिसमें आज के भारत के असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और तो और म्यांमार के भी कुछ हिस्से आते हैं। इससे अंदाजा लगता है कि उनकी मांगों का दायरा कितना बड़ा है। और मामला इसलिए भी पेचीदा है क्योंकि सिर्फ दो पक्षों के बीच की लड़ाई नहीं है, इसकी कई परतें हैं। एक तरफ नागा समाज खुद करीब 19 बड़ी जनजातियों में बटा हुआ है, फिर कई अलग अलग विद्रोही गुट हैं, सिविल सोसाइटी है, चर्च है, ये सब भी इस कहानी का हिस्सा हैं। और ऊपर से नागालिम का जो क्षेत्रीय दावा है वो पड़ोसी राज्यों असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीधे सीधे टकराता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा कितना जटिल है। तो सवाल फिर वही है कि आगे का रास्ता क्या है? इस डेडलॉक को तोड़ने का, विश्वास को फिर से बनाने का कोई तरीका है भी या नहीं? हाँ, कुछ रास्ते सुझाए जाते हैं। पहला कदम विश्वास बनाना, और इसके लिए एक बड़ा सुझाव है कि दशकों से लागू AFSPI जैसे कानून को हटाया जाए। दूसरा कदम उनके इतिहास को सम्मान देना, मतलब ऐसे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएं जो नागा इतिहास और विरासत को सहेज कर रखें, उन्हें एक कंस्ट्रक्टिव रोल दें। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, कोई नया इनोवेटिव राजनीतिक और प्रशासनिक समाधान खोजना, एक ऐसा समाधान जो नागा पहाड़ियों की अनोखी संस्कृति और भूगोल दोनों का सम्मान करे। और आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि क्या एक विवादित इतिहास पर एक साझा भविष्य बनाया जा सकता है? जब अतीत को लेकर ही इतनी गहरी असहमति हो, तो क्या उस नींव पर एक मजबूत साझा भविष्य की इमारत खड़ी हो सकती है? यही नागा शांति प्रक्रिया की सबसे बड़ी, सबसे फंडामेंटल चुनौती है। और इस सवाल का जवाब जो भी होगा, वही इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेगा।